Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 9th. This is our third lecture. In this lecture, we will read the second half of the topic ATP, the cell's energy currency. In the last lecture, we will read the topic ATP, the cell's energy currency, and the following terms: major energy currency, macromolecules, ATP, AMP, ADP, exocytosis, endocytosis, active transport, and the structure of the ATP. So first of all, open your books from page number 120 and let's start the lecture. तो सबसे पहले मैं रीडिंग करती हूँ. द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फॉस्फेट्स इज़ इंडिकेटेड बाय द टिल्ड एंड इट इज़ अ हाई एनर्जी बॉन्ड. बेटा जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको ये एटीपी का स्ट्रक्चर दिखाया था. ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या आपको एटीपी का स्ट्रक्चर दिखाया था. उसमें क्या था कि जो राइबोज शुगर होती है वो क्या होती है फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक टिल्ड के ज़रिए. ठीक है, टिल्ड क्या होती है एक वेव यानी कि एक बॉन्ड के ज़रिए अटैच्ड होती है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है इस तरह से कर्विंग फॉर्म में टिल्ड फॉर्म में होता है. ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा है. तो वो क्या कहता है एंड इट इज़ अ हाई एनर्जी बॉन्ड. और ये कौन सा बॉन्ड होता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है. यानी जब कोई फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक डाउन होगा अलग होगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज एज इट ब्रेक्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट सेपरेटेड फ्रॉम एटीपी. वो कहता है एटीपी से अगर कोई भी एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो ब्रेक डाउन हो जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है. यहाँ पे ये एटीपी का रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि ATP प्लस H2O गिव अस ADP प्लस PI. ठीक है, ADP क्या है यानी कि दो फॉस्फेट रह गए हैं ATP में से और जो एक फॉस्फेट है PI वो क्या हो गया रिलीज़ हो गया. और एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है इस रिएक्शन में बेटा 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. ठीक है, किलो कैलोरीज क्या है ये एनर्जी का यूनिट है. अब वो कह रहा है कि एटीपी जब टूटता है तो वो डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में और एक फॉस्फेट क्या होता है रिलीज़ होता है. और जो साथ में एनर्जी बनती है वो कितनी होती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. बेटा ये PI इसको क्यों कहते हैं क्योंकि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है. कौन सा फॉस्फेट है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. द ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीजेस अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ ATP फॉलोज. ठीक है, अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है बेटा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये एक इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर रिएक्शन. ठीक है बेटा, यानी कि ये एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को हम क्या कहते हैं ये उसका कोवलेंट बॉन्ड उसके ज़रिए से जो बॉन्ड बनते हैं उसको क्या कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं. उसके बाद बेटा कॉमन रिएक्शंस आपके एग्जाम्पल है. इसमें क्या होता है कि जो ADP होती है वो दोबारा से ब्रेक डाउन होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है AMP में. और जो एक इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो रिलीज़ होता है. और कितनी एनर्जी यानी कि जब ATP से ADP बनती है तब भी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होती है. जब ADP से AMP बनती है तब भी एक फॉस्फेट जो होता है वो टूटता है और क्या बनती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी. ठीक है, अब बेटा वो कॉमन रिएक्शंस कौन से होते हैं. कॉमन रिएक्शंस में बेटा सबसे पहले क्या है कि हाई एनर्जी बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होता है. यानी ये देखें ये क्या था ATP का स्ट्रक्चर था इससे एक फॉस्फेट को निकाल दिया क्या बन गई ADP बन गई और दूसरे को निकाल दिया देन क्या बन गई ये यानी कि इन दोनों फॉस्फेट्स को निकाल दिया देन क्या ये बनेगी हमारे पास AMP. अब इन दोनों को रिलीज़ करेंगे तो सेम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. ठीक है, इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस ओनली द आउटर मोस्ट ऑफ द टू हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक्स व्हेन दिस हैपन्स ATP बिकम्स ADP. ठीक है, दो जो उसके फॉस्फेट होंगे वो रिलीज हो जाएंगे और ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगी AMP में कन्वर्ट हो जाएगी. और जो PI होगा इसका वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. PI इज़ रिलीज्ड इन सम केसेस ADP इज़ फर्दर ब्रेक डाउन टू AMP. और इस तरह से वो कहता है कि जो ADP होती है वो फर्दर भी टूट के किस में AMP में कन्वर्ट हो जाती है. और जो PI होता है वो क्या हो जाता है रिलीज़ हो जाता है. और उसका रिएक्शन क्या है ADP प्लस H2O गिव अस AMP प्लस PI प्लस एनर्जी.
ठीक है। सेम उसी तरह का रिएक्शन है, यानी कि जिस तरह से एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है उसी तरह से एडीपी एएमपी में कन्वर्ट होती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में होती है ऐसे, ठीक है बेटा। और जो हमने कॉमन एनर्जी रिएक्शंस पढ़े हैं बेटा, उसमें हमारा फोटोसिंथेसिस आ जाता है, उसमें हमारे कंबस्चन आ जाता है, यानी कि जब आग जलती है तो क्या होता है, एनर्जी हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट होती है वो क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है, और एनर्जी से क्या होता है कि जो एडीपी या एटीपी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी एडीपी में, और जो एडीपी होती है वो एएमपी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज की फर्दर ब्रेक डाउन होकर क्या बनती है, एटीपी यानी कि एनर्जी वगैरह बनती है, ठीक है बेटा। इसी तरह से क्या है कि सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकल एडीपी बाय रिकम्बाइनिंग विद पीआई टू फॉर्म एटीपी। अब इसी तरह से अगर हम इसका उल्ट रिएक्शन करवा दें बेटा, क्या होगा, एडीपी के साथ अगर हम पीआई एक इसको ऐड कर देंगे तो हमारी कौन सी, ये एटीपी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 7.3। लेकिन पहले क्या था, जब ये टूट रही थी तो ये एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन जब ये एडीपी एटीपी में बैक कन्वर्ट होगी तो ये एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है। यानी कि एक फॉस्फेट जब रिलीज़ होता है या टूटता है तब क्या होता है, एनर्जी निकलती है, खारिज होती है, ठीक है। लेकिन जब वो दोबारा फॉस्फेट अटैच होता है तब क्या होगी, एनर्जी इस्तेमाल होगी, ठीक है, एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा एनर्जी का। उसके बाद है दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ में क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या, यानी कि हवा के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन होगी वो फूड की ऑक्सीडेशन करवाएगी, ऑक्सीजन बनने का अमल होगा, ठीक है। जब हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो फूड को क्या कर देगी बेटा, उसका जो स्टफ़ होता है उसकी क्वालिटी जो होगी उसको क्या कर देगी, ख़राब कर देगी, यानी कि डिट्रोएट कर देगी। डिट्रोएट करेगी तो क्या होगा कि जो वो फ्रूट ख़राब हो जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। हमने कहा है कि फ्रूट्स के अंदर क्या होती है, ग्लूकोज वगैरह होती है। जब वो ब्रेक होंगे तो उनमें से क्या होगा, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहा है कि जो हम जो होता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ से भी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। उसके बाद सो वी कैन समराइज दैट एटीपी इज़ जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस एंड इज़ ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। वो कहता है इससे हम नतीजा अखज़ करते हैं कि जो एनर्जी है बेटा वो रिलीजिंग प्रोसेसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस एंड इज़ ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, यानी कि जो एटीपी है जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं प्रोसेसेस उनसे ये बनती है, और जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उनसे ये टूटती है, एटीपी खर्च होती है, ठीक है। अब देखें जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। जब ग्लूकोज को यूज़ कर रहे होते हैं तब क्या होता है, एनर्जी भी यूज़ हो रही होती है, सही है। उसके बाद क्या है बेटा, इन दिस वे एटीपी ट्रांसफ़र एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इस तरह से क्या होती है कि जो एनर्जी होती है वो एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है बेटा। अब जो कॉमन रिएक्शन के उसके बाद एक रिएक्शन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे कौन से होते हैं बेटा, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक में कौन से होते हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जो कैटाबॉलिक होते हैं उसमें बड़े मॉलिक्यूल से छोटे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एनाबॉलिक होगा उसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो कैटाबॉलिक होते हैं उसमें एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है। तो इस तरह से ये हमारा एनर्जी सेल एनर्जी करेंसी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी पेज नंबर 120 पे है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड है जो दो ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है, फोटोन से, जिसका मतलब क्या है, लाइट, एंड सिंथेसिस टू मेक। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू मेक, ठीक है बेटा। इसकी जो कॉमन इसकी डेफिनेशन हम इसकी इक्वेशन से भी कर सकते हैं कि द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि पौधों के पत्तों में पाया जाता है, सही है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज के बनने को अमल को हम क्या कहते हैं,
यानी कि ग्लूकोज के बनने के अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किसकी मौजूदगी में? लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। किसको यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज बनता है। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका बाई प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज ही नहीं बन रहा होता, बल्कि इसमें आपकी ऑक्सीजन भी एज अ बाई प्रोडक्ट बन रही होती है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? यानी कि जो ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जो इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने सांस लेने के अमल के लिए। ठीक है, ग्लूकोज तो पौधे अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाई प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन होता है ये पौधे रिलीज़ करते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में और वहाँ से हम लोग इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद है फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस बेटा क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? यानी कि छोटे मालिक्यूल से बड़े मालिक्यूल्स का बनने का अमल। ठीक है, जो जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा? एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। अब देखें, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सेल के अंदर टेक प्लेस हो रही होता है, एंडोथर्मिक हुआ। अब क्या है कि इसके अंदर छोटे मालिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर छोटे मालिक्यूल्स हैं, लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में एक बहुत बड़ा मालिक्यूल बना देते हैं ग्लूकोज। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस है इसीलिए ये क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। उसके बाद बेटा क्या है कि इसके अंदर सारे जो इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं या कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो इसी के अंदर टेक प्लेस हो रहे होते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से हैं? इसके अंदर बेटा ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, इन जिनके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो एक रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो अगले रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि क्या है, जो ग्लूकोज है फोटोसिंथेसिस के अंदर बन रही है तो अगले प्रोसेस के अंदर ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और पौधे उसको क्या करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि ग्लूकोज का बनना और फिर आगे जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का होने का अमल है वो क्या है? हमारा कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन है। यानी कि एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो अगले का सबस्ट्रेट बन जाए। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या थी? ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि ये सबस्ट्रेट है। अब ये अगले रिएक्शन का जाके क्या बन जाए? सबस्ट्रेट बन जाए और इससे जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो अगले का फिर से सबस्ट्रेट बन जाएगा। इस तरह से जो रिएक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने कहा है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो तो ये ग्लूकोज क्या होगा? इसका अगले रिएक्शन का सबस्ट्रेट हो जाएगा और ये किस के लिए यूज़ होगा? विच इज़ यूज फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो कि हमारे मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैं रीडिंग कर देती हूँ आपको लास्ट टॉपिक की। In the most important biochemical pathway and nearly all life depends on it. It comprises many coordinated chemical reactions. ठीक है, chemical reactions that occur in plant जो कि पौधों के अंदर होते हैं, some protist algae के अंदर भी होते हैं, and some bacteria और बैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं. A simple general equation of photosynthesis is as follows. इसकी जो simple equation है वो क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मालिक्यूल्स और वाटर के मालिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं? लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में बाई प्रोडक्ट जो इसका रिलीज होता है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है बेटा, जिसको हम लोग अपने रेस्पिरेशन के अमल के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 3 जो हुआ वो क्लोज हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।